गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम एक्सरसाइज 1 के अंदर की जो हमारा टॉपिक शेष रह गया था कल, अशांत आवर्ती के अंकों को P/Q में प्रदर्शित करने की विधि। यानी हमें जब अशांत आवर्ती के अंक दिए गए हो, आपको पता ही कि अशांत कौन सा होता है, शांत कौन सा होता है। कल भी बताया था, परसों भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें फिर से फिट हो जाए। सबसे पहले तो परमेय संख्या, हम क्या पढ़ रहे थे, जिनको P/Q रूप में लिखते हैं वो परमेय संख्या होती है। Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है, एक तो ये था। और परमेय संख्या का प्रसार 2 प्रकार से होता है, एक तो मतलब शांत दशमलव प्रसार होता है, एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। शांत दशमलव प्रसार तो कौन सा होता है, जिनमें जब हम भाग देते हैं तो दशमलव के बाद वो भाग अलग, दशमलव के बाद कुछ एक संख्या आती है और संख्या आने के बाद शेषफल 0 आ जाता है। यानी कहने का मतलब है, जब भाग देंगे, जब अंश के अंदर हर का भाग देंगे तो दशमलव के बाद कुछ संख्या आने के बाद शेषफल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। वो तो शांत होती है। और अशांत दशमलव के बाद संख्याएं आती जाएंगी और शेषफल 0 नहीं होगा, वो होगी अशांत। जब हमारे पास अशांत अंक दिए गए हो और उनको P/Q रूप में कैसे लिखेंगे, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 10th क्लास में भी पूछ लेते हैं, तो इसे ध्यान से देखना। यानी अशांत आवर्ती के अंकों को, अशांत आवर्ती के अंकों को P/Q रूप में परिवर्तित करने की विधि, यानी इसकी एक विधि होती है और उस विधि को हम समझेंगे। अब देखो अशांत आवर्ती के अंक, देखो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा 0.3333, ये क्या बेटा, यानी ये आगे तक चलते जाएंगे ना, यानी ये है अशांत आवर्ती के अंक। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद वो अंक चलते जाएंगे, शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा, मतलब वो अशांत आवर्ती के अंक है। तो हमारे पास ये अशांत आवर्ती के अंक दे दिए और इनको हमें P/Q रूप में लिखना है। किसमें लिखना है? P/Q रूप में लिखना है। अब देखो इसकी विधि होती है, और वो विधि कैसे होती है मैं इसी अंकों को आपको साथ साथ बताऊंगा। इस विधि में सबसे पहले पॉइंट दिया गया है कि पहले दिए गए अशांत आवर्ती के अंकों को x मान ले। यानी सबसे पहले जो हमें अशांत आवर्ती के अंक दिए गए हैं उनको हमें x मान लेंगे। मान सकते हैं बेटा, क्या मान लेंगे? x बराबर 0.3333 मान लिया। यानी सबसे पहले हमें अशांत आवर्ती के जो अंक दिए गए हैं उनको x मान लेना, हमने मान लिया। इसके बाद इसी विधि के अंदर पॉइंट नंबर 2 कि संख्या में जितने अंकों की, यानी हमने पहली विधि के अंदर पहला पॉइंट तो देख लिया, सबसे पहले हम उसको x मान लेते हैं। अब दूसरा क्या है कि संख्या में जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी संख्या है ना, उसमें जितने भी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतने ही 10 के घातांक से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। यानी कहने का मतलब है, जब दशमलव के बाद अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देते हैं। यानी बेटा इसको भी 10 से गुणा कर दिया, इसको भी 10 से गुणा कर दिया। अब एक चीज देखो एक बार मैं इसका, आप इतना ही मान लो कि 3 है ना, 3 4 बार ही, आप आगे डॉट मत करो। चल पढ़ा के रहने दो डॉट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा, एक बार इसका पॉइंट हटाऊंगा
यदि इसका पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 4 और ये कितना होगा, यही तो होगा। और बेटा ऑलरेडी 10 है हमारे पास, है ना, ऊपर तो 10 है और इसका हमने पॉइंट हटा दिया तो 1 2 3 4 1 2 3 4 आ गए, 3 3 मतलब 4 बार आ गए। अब देखो एक पॉइंट, एक जीरो से जीरो तो कैंसिल हो गया। अब देखो कितना बचा बेटा, 1000 बचा। तो 1 2 3 3 बिंदु बचे हैं, तो 3 संख्या पहले पॉइंट लगेगा, 1 2 3, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.33 डॉट डॉट डॉट। यानी इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये लिख सकते हैं। आया क्या समझ में? क्यों? क्योंकि ये 10 आ गया। अब एक बार इसका पॉइंट हटा के देखो, आप ये पॉइंट हटाओगे आप तो 1 2 3 4 1000 आ गए। अब 1 0 से 1 0 3 ही बचा है। अब 3 से क्या बने, फिर से पॉइंट लगा दो, 1 2 3 यहां आ जाएगा, यानी ये पॉइंट चल के आगे चला जाएगा। यदि हम 100 से गुणा करते हैं तो देखो 100 से गुणा करते हैं, यदि हम इसको 100 से गुणा करते हैं तो 1 2 ये 2 आगे चला जाएगा। यदि हम इसे 1000 से करते तो 3, इसी प्रकार से ये आगे चलता जाएगा। तो हमने दोनों पक्षों में कितने कितने से गुणा कर लिया, 10 10 से गुणा कर लिया, और 10 10 से गुणा किया तो हमारा क्या हुआ बेटा, एक बार फिर से लिख रहा हूं मैं, 3 3 3 2 2, यानी ये तो कितना हो गया 10x बराबर, और ये 10 का ना जब इसका पॉइंट कहां चला जाएगा, एक संख्या आगे चला जाएगा। और ये तो कितनी बार निकलेगा जाएगा, क्योंकि रिपीट हो रहा है, ये 3 3 आगे लगातार। अब देखो इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेना, और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण नंबर 1 किसको मान लिया आपको, समीकरण नंबर 1 आपको, जो आपको अशांत आवर्ती के अंक दिए गए हैं, उन अंकों को आप समीकरण नंबर 1 मान लेना। मान लोगे ना, देखो ये मान लिया, ये हमारे पास अशांत आवर्ती के अंक थे, इनको हमने अक्ष मान लिया। इतना मानने के बाद अब दशमलव के बाद जितने भी अंक है उतने, जैसे दशमलव के बाद जितने भी अंक है ना, अंक तो पक्का मिलेगा अशांत में। तो जब ऐसी कंडीशन आए तो आप 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर सकते हो, आप 100 से भी कर सकते हो। मैंने बताया था वो आप सिचुएशन देख सकते हो, आप दोनों तरफ किससे गुणा करना, सबसे पहले 10 से, क्योंकि इसमें दिया गया है संख्या में जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतने ही 10 के घातांक से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। इसके पश्चात समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा देंगे। इसके बाद समीकरण 1 2 में से 1 को घटा देंगे, यानी समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे। अब 2 तो 10 अक्ष से, और 10 अक्ष में से कितना अक्ष घटा देंगे, 1 अक्ष से, क्योंकि ये पार्ट तो इसके नीचे तो आएगा। देखो जब घटाना स्टार्ट करेंगे, इसी को घटा दो, ये पार्ट इसके नीचे तो आएगा। अब 10 0 0 0 0 पॉइंट 3 का 3 बराबर का बराबर, 10 अक्ष में से अक्ष जाएगा तो 9 अक्ष, यानी 9 अक्ष। अब पॉइंट के बाद 0 उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, पॉइंट के बाद कोई 0 उसकी वैल्यू नहीं होती। अब बोलोगे कैसे नहीं होती है सर, तो देखो कितने 0 है, और पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है उतने 1000 का भाग देंगे ना, मतलब 10 1 के आगे उतने बिंदु आएंगे, 1 2 3 4 4 संख्या है ना, तो 1 के आगे 4 बिंदु आ जाएंगे, और 4 बिंदु से 4 बिंदु क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी वही क्या बचेगा 3। पॉइंट के बाद यदि 0 उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, तो देखो मैंने घटा के बता दिया आपको, 10 अक्ष, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 1 है। अब 2 के नीचे 1 लिख सकते हो, 3 में से 3 जाएगा 0, 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 पॉइंट का पॉइंट, 3 में से 0 जाएगा 3, क्या बोला था, 3 में से 3 जाएगा 0, 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 पॉइंट का पॉइंट, और 3 में से 0 जाएगा तो 3 बराबर का बराबर, और 10 अक्ष में से 1 अक्ष चला जाएगा तो कितना अक्ष बचेगा, 9 अक्ष। यानी आप लिख सकते हो समीकरण 1 में से
2 घटाने पर लिखने के बाद 10x माइनस एक्स बराबर 3.3333 डॉट डॉट माइनस 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अब 10x में से या तो 9x बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 3 ही बचेगा ना, यहाँ पे कितना बचेगा 3 ही देखो, और पॉइंट के बाद यदि जीरो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो 3/9 x बराबर 3 एकम 3 और 3 3 2, यानी हमने परम संख्या के अंदर उनको बदल दिया। यानी 1 में आप जब 3 का भाग दोगे तो आपके पास 0.33 चलता जाएगा, ये आ गया ना। यानी अशांत आवृत्ति के अंकों को हमने परम संख्या के अंदर बदल लिया। आगे भी एग्जाम्पल आएंगे ऐसे उदाहरण जो कि प्रश्नावली में आएंगे तब कराएंगे। तो मैं आपको एक बार बेसिक समझा रहा हूं ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो ये चीज मैं आपको ज्यादा मतलब बताऊं तो आपको जल्दी से समझ में आ सके, ताकि दोबारा इतनी गहराई से न समझाना पड़े। इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। इसके आगे दिया गया है यदि इसके अथवा में है, यानी जो विधि है ना इसी के अथवा में और दिया गया है, यदि दशमलव के दाएं तरफ के अंक जिनकी पुनरावृत्ति होती है, फिर से पढ़ रहा हूं देखना, यदि दशमलव के दाएं तरफ के अंक जिनकी पुनरावृत्ति होती है उन्हें अंश के रूप में लिखिए, और जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने ही 9 के अंक हर के रूप में लिखिए। यानी कह रहा है देखो जैसे 0.3333 ये दिया गया, अब ये 0 है, इसको तो आप बोल रहा कि 10 मिनट से पहले जो है वो लिख लीजिए 0। अब जिस अंक के आगे क्या है पॉइंट, उस अंक को आप ऊपर लिख लीजिए। जैसे पुनरावृत्ति किसकी हो रही है 3 3 की हो रही है, लगातार 3 3 की हो रही है तो 3, और उसके बट्टे में क्या रख लीजिए 9। यानी एक सेकंड विधि है, डायरेक्ट विधि बता रहा है, और ऊपर वाली विधि से क्वेश्चन आएगा आपकी एक्सरसाइज में, ऊपर वाली विधि से क्वेश्चन आएगा नहीं कि इस विधि से आएगा। जैसे देखो इसमें एक एग्जाम्पल और भी दिया गया है 2.49 नहीं, किसके रिपीट हो रहे बार बार, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। देखो ये 0.3333, इसको रोकने के लिए ना 0.3 के ऊपर बार, इस बार का मतलब ये यही भी रोक देता है इसको। अब ये आगे नहीं चलने देगा 3 इसका मतलब यदि किसी के ऊपर बार लगा हो इसका मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखो ये 49 के ऊपर बार लगा हुआ, इसका मतलब ये 49 बार बार में रिपीट हो रहा है, यानी 2.49 इसी प्रकार ये चलता जाएगा। और इसको रोकने के लिए 4 को इसके ऊपर क्या लगा दिया बार लगा दिया, तो यहां पर दिया गया 2.4। तो देखो इसको बदलने के लिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले जो पॉइंट से पहले जो अंक है उसको लिख दो, लिख दिया, वहां पर 0 लिख देते प्लस। अब यहां से कितना लिखेंगे सबसे पहले 49, क्योंकि वहां 3 लिख रहे थे या तो 49, और बट्टे में कितना आएगा 99, क्योंकि एक अंक के लिए 9 आएगा, 2 अंक के लिए 99 आएगा, 3 के लिए 999 आएगा। अब इनको सोल्व करके देखना, 99 कम 99, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 9 और 8 17, 9 4 13 14, 247 बट्टे 99। ये आपको डायरेक्ट उत्तर निकालने के लिए देखो एक क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको इसी प्रकार का, यानी 5.04 ये दिया गया है। यानी 04 की क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है, यानी सबसे पहले तो पॉइंट से जो संख्या को लिख दो सेम प्लस। अब यहाँ पे 04 है ना, 2 संख्या होगी ना, और बट्टे में कितना कर देंगे 99 कर देंगे, लघुत्तम ले लेंगे 99, 9 पंचो 45, 4 9 पंचो 45 और 4 49 और इसका 4 5 4 9 9 9 499 बटे 99, यानी क्या है इसका 499 बटे 99। इसी प्रकार के और भी कर सकते हो। ये तो ये विधि है, ये दूसरी विधि थी अथवा विधि, ठीक है ना। यानी हम दोनों विधि से कर सकते हैं, यानी 0.33 उस अक्ष मान के भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब अपरिमेय संख्या, यानी
अब तक तो हमने परमेय संख्याएं पढ़ा था बेटा, अब पढ़ेंगे अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्या तो पता था हमें P बटे Q रूप में लिखते हैं वो परमेय संख्याएं। अब आपका एक टॉपिक बढ़ गया अपरमेय संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जो P बटे Q रूप में नहीं लिखी जा सकती और P और Q पूर्णांक है परंतु Q बराबर 0 नहीं, अपरमेय संख्याएं कहलाती है। यानी क्या कह रहा है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटे Q रूप में नहीं लिख सकते, P और Q पूर्णांक जरूर होंगे परंतु Q का मान 0 भी हो सकता है, यानी नॉट Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 अपरमेय संख्या है, यानी P बटे Q रूप में नहीं लिख सकेंगे उनको और बाकी सेम ही है। परमेय संख्या को हम P बटे Q रूप में लिख सकते हैं, अपरमेय को P बटे Q रूप में नहीं लिख सकते। जैसे अब एक बात तो ये, दूसरी बात ये याद रखना बेटा, जिन संख्याओं के रूट लगा हुआ है वो अपरमेय संख्या ही कहलाती है, परंतु उसमें भी कंडीशन होती है। देखो कैसे, यानी ये संख्याएं जो रूट में है, जैसे रूट 2 है, रूट 3 है, ये सभी क्या है अपरमेय संख्या। अब मैं आपको देखो रूट 4 दे दूं बेटा, 4 का तो वर्ग हो रहा है ना, और 4 किसका है, रूट 4 का मान कितना होता है 2, और 2 बेटा क्या है परमेय है, परमेय है, तो रूट 4 भी बेटा क्या है परमेय है। अब प्रत्येक रूट वाली नहीं, जो रूट के अंदर जो संख्या है उसका वर्ग नहीं होना चाहिए, उसका क्या नहीं होना चाहिए वर्ग। जैसे रूट 4 का, जब हम रूट 4 का मान याद करें तो कितना आएगा 2, यानी जो रूट 4 का वर्गमूल कितना है 2 और 2 का वर्ग कितना है 4, यानी 4 का मूल है 2, ठीक है ना। 4 का मूल क्या है 2 है, यानी 2 से कौन बना है 4 बना। तो जो हमें रूट में दी गई है उनका वर्गमूल नहीं होना चाहिए, वो क्या होगी सभी अपरमेय संख्याएं होंगी। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 7 और पाई भी क्या है अपरमेय संख्या इत्यादि। अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्त, यानी कभी वो रुकता नहीं है, चलता रहता है। यानी अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमें पता ही है, अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा बेटा, वो अशांत होगा और अनावर्ती होगा, यानी रुकेगा नहीं। जैसे रूट 2 का मान क्या होता है 1.4 1 4 2, यानी कोई निश्चित अंक नहीं है, 1 3 5 6 2, यानी चलता ही जाएगा, कोई निश्चित अंक नहीं आएंगे। यदि 4 4 4 4 होता तो हम ऊपर बाहर लगा देते, यहाँ ना कभी 1 आ जाता कभी 2, ये चलते जाएंगे, यानी नॉट, ये बोलते हैं अनावर्ती, ये होती है अनावर्ती। एक जैसे कि दिया गया रूट 3, अब रूट 3 का मान कितना दिया इसने दिया है 1.7320508087, इस प्रकार से ये भी क्या होगा चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं, ये भी अनावर्ती है। तो इस प्रकार के ना वो क्या होते हैं सभी ऐसी संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती है, जो रूट में होगी वो अपरमेय संख्याएं होगी। बस शर्त क्या होगी, उनका क्या नहीं होना चाहिए मान नहीं आना चाहिए। जैसे रूट 4 का मान क्या होता है 2 होता है, यानी रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, ठीक है ना, उनका वर्गमूल नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है सभी अपरमेय संख्याएं हैं। अब देखो अपरमेय संख्याओं के महत्वपूर्ण बिंदु, अब हमने इससे पहले पढ़े थे परमेय संख्याओं के महत्वपूर्ण बिंदु, अब पढ़ेंगे अपरमेय संख्याओं के महत्वपूर्ण बिंदु। अपरमेय संख्याओं को P बटे Q रूप में नहीं लिख सकते। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या अपरमेय होंगी, यानी अशांत अनावर्ती जो रुकेंगी नहीं, देखो इस प्रकार की जो अभी बताए थे रूट 3 का मान आगे चलता जाएगा, नहीं रुकेंगे, वो अपरमेय होंगी। 2 संख्याओं के बीच अपरमेय संख्याओं की संख्या अनंत होती है, यानी 2 संख्याओं के बीच अपरमेय संख्याओं की संख्या क्या होती है अनंत होती है, यानी हमारे पास 2 संख्याएं दी गई है और उनके बीच अपरमेय संख्याओं की संख्या क्या होगी अनंत होगी, यानी कितनी भी संख्याएं निकाल सकते हैं। जैसे हम 2 परमेय संख्याओं के बीच
परमेय संख्या निकाल रहे थे ना, इसी प्रकार हमारे पास दो अपरमेय संख्याएं हैं, उनके बीच जब हम संख्या निकालेंगे तो वो अनंत होगी। यदि कोई धनात्मक पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी यदि कोई धनात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक तो है, दो क्या है, धनात्मक है, और किसी संख्या का पूर्ण घन नहीं है या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग वाला तो मैंने आपको बता दिया कि पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे इससे पहले पूर्ण वर्ग वाला था। यदि कोई धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी दो का तो पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है ना, चार का तो पूर्ण वर्ग है कितना, 2, यानी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उस धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल सदैव एक अपरिमेय संख्या होगा। यानी धनात्मक पूर्णांक तो है, तो जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो वो क्या होगा, अशांत प्रवृत्ति का होगा या अशांत आवर्ती का होगा। यदि कोई धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण घन नहीं है, वर्ग भी जरूरी नहीं बेटा, यदि घन भी नहीं है, जैसे 8 है, 8 किसका घन है बेटा, 2 का घन। 8 किसका घन है, 2 का घन है, तो उस धन पूर्णांक का घनमूल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी कहने का मतलब है, यदि कोई संख्या का घन भी बन रहा है तो वो भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वो परिमेय संख्या होगी। कैसे, जैसे √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4, और 4 का मान तो 2 यानी 2 गुणा √2 ना। अब 2 गुणा √2 है, अब इसको अब ये तो क्या हमारी अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या को किसी घन पूर्णांक से गुणा करेंगे तो भी वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब है, यदि किसी संख्या का घन भी हो रहा है तो वो भी क्या होगी, अपरिमेय ही संख्या होगी। बस यदि वर्ग हो रहा है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वो परिमेय संख्या होगी। आ जाएगा ये सब, अब भी समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया तो एक्सरसाइज करेंगे तब समझ में आ जाएगा। इसके आगे दिया गया है, यदि x एक अपरिमेय संख्या, यानी x बराबर है ना, कोई अपरिमेय संख्या दी गई है, यदि x एक अपरिमेय संख्या है तो -x भी एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे ये -√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, तो प्लस का √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या को हम r से लिख सकते हैं। परिमेय संख्या होती है ना हमारी P/Q, उसको हम किससे लिखेंगे, r से लिख सकते हैं। वह अपरिमेय संख्या को हम s से लिखेंगे। अपरिमेय संख्या को किससे, s से। याद रखना, परिमेय को तो r से, अपरिमेय को s से। परिमेय यानी सही है वो, है ना, सही लिख सकते हैं, राइट है वो, याद रखना। और ये सही नहीं है का योग सदैव एक अपरिमेय संख्या, यानी जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग भी करेंगे ना तो अपरिमेय संख्या आती है। जैसे 3/2 प्लस √2 है ना, जब इसका योग करेंगे 3 एकम 3 प्लस 2√3, यानी इनका योग भी करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अपरिमेय ही आएगा। जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का हम योग करेंगे तो हमारे पास योग क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। इसके आगे दिया गया है, यदि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि हम घटाएंगे तो उनका योग घटाएंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। याद रखना, जब दो अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या को, ये तो परिमेय है, ये अपरिमेय, हम घटाएंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसके आगे दिया गया है, यदि हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा भी करेंगे, यानी क्या करेंगे, गुणा भी करेंगे, जैसे 3/2 गुणा √2/1, तो भी अपरिमेय होगा, क्योंकि √2 को 3 से करेंगे 3√2 और ये 2, ठीक है ना। यानी इसका योग भी क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल अपरिमेय ही होना आवश्यक
नहीं है। अब ये कह रहा नहीं, जरूरी नहीं है वो हो, परंतु होगा बेटा। इसमें दिया गया कि होगा भी नहीं भी होगा, नहीं होगा तो वो आगे क्वेश्चन के अंदर आपको बता देगा। प्रत्येक परमेय संख्या का व्युत्क्रम भी प्रत्येक अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी एक अपरिमेय संख्या होता है, उल्टा होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे ये संख्या है, इसका व्युत्क्रम इसका उल्टा करें तो भी क्या होगा? अपरिमेय। ये भी क्या है? अपरिमेय। और ये भी क्या है? अपरिमेय। एक परमेय संख्या r और एक अपरिमेय संख्या s का भाग देने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, अर्थात r/s करने पर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। मैंने आपको बता दिया। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको हम t/a के रूप में नहीं लिख सकते, यानी वो रूट में होंगी, वो अपरिमेय संख्या होंगी। रूट में बस एक चीज का ध्यान रखना, वो एक पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, बाकी वो रूट में वो सभी अपरिमेय संख्याएं होंगी। और अपरिमेय संख्याओं में और क्या दिया गया है कि ये अशांतावर्ती की होती है, हमें पता है। और दो परमेय संख्याओं के बीच भी अनंत परमेय संख्या निकाल सकते हैं। जब बोल रहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है और वो पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी रूट के अंदर है, वो है तो धनात्मक है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या है। यदि कोई वर्गमूल मतलब घनमूल भी बन रहा है तो भी वो अपरिमेय संख्या है। जब परमेय संख्या को जोड़ते हैं तो उत्तर अपरिमेय संख्या आएगा। जब अपरिमेय संख्या और परमेय संख्या को घटाते हैं तो उत्तर अपरिमेय आएगा। जब परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो अपरिमेय आएगा। यानी देखो ये चीज है, बस मैंने ये समझाया आपको अपरिमेय। सबसे पहले तो अपरिमेय क्या होती है, बस ये याद रखना। जो रूट वाली है ना, वो सभी संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय। ठीक है ना? ये रूट वाली, बस क्या ध्यान रखना कि वो पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। कौन सी नहीं होनी चाहिए? 4, क्योंकि इसका मान 2 आ जाता है। 9, क्योंकि इसका मान 3 आ जाता है। 16, क्योंकि इसका मान 4 आ जाता है। 25, क्योंकि इसका मान 5 आ जाता है। ठीक है ना? इस प्रकार की होगी, वो अपरिमेय नहीं होगी, वो परमेय होगी। बस इनका ध्यान रखना। और बाकी 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 इस प्रकार चलती जाएगी। ठीक है ना? बस कुछ एक है जो जिनका पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है ना? वो तो क्या होंगे? वो तो परमेय होंगी, बाकी अपरिमेय होंगी। पहली बात तो अपरिमेय रूट वाली क्या होगी? सभी अपरिमेय होंगी। अब और क्या कर रहा है कि परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब जोड़ते हैं ना तो उत्तर क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। ये मैंने आपको जब बता भी दिया। जैसे परमेय संख्या तो क्या बेटा? 2 है, या 2/3 मान लो, या 2/1 मान लो, और इसमें रूट 2 जोड़ना है, ये मान लो यही है, यानी 2 + √2, क्योंकि ये भी ये तो परमेय संख्या है और ये क्या है? रूट वाली अपरिमेय संख्या। जब इनको जोड़ेंगे तो 2 + √2, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। जब इनको घटाएंगे तो भी अपरिमेय। जब इनको गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय। जब इनका भाग देंगे तो भी अपरिमेय। बस मैंने यही समझाया। ठीक है ना? इस बातों का ध्यान रखना। और कल हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। इनको ध्यान से देखना बेटा। जो हमने 3 वीडियो बनाए ना, इन 3 वीडियो को एक साथ मतलब बारी बारी से देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा। यदि आप इस वीडियो को देख लोगे, पीछे वाला को नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आपको पिछले दोनों वीडियो देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये पूरी घटना समझ में आएगी और ये एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हैं।